विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए पर्यावरण भूगोल से संबंधित बड़ा ही रोचक टॉपिक लेकर के आए हैं। मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध होता है, इन दोनों के संबंधों के बारे में जो अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित है, उनमें से एक सर्वप्रमुख विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मानव का प्रकृति से प्राचीन समय से ही या प्रारंभ से ही बहुत ही गहरा नाता रहा है, या यूं कह रहे हैं कि चोली दामन का साथ रहा है। मानव प्रारंभ से ही प्रकृति के बीच रह करके पला बड़ा है, तो उसे प्रकृति की उपज यहाँ मान सकते हैं। और ये जो मानव पर्यावरण अंतर संबंध से संबंधित जो भी विचारधाराएं प्रचलित है, उन विचारधाराओं में जो सर्वप्रमुख विचारधारा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, नियतिवादी विचारधारा, इस विचारधारा को निश्चयवादी विचारधारा भी कहा जाता है। निश्चयवादी विचारधारा। और इस नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान तत्व माना गया है, क्योंकि मानव का जीवन, उसके तमाम क्रियाविधियां, उसके आर्थिक क्रियाकलाप, उसके सामाजिक क्रियाकलाप, उसके राजनीतिक क्रियाकलाप और उसके सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सभी प्रकार की जो उसकी गतिविधियां हैं, सब पर प्राकृतिक तत्वों की अमिट छाप हमें देखने को मिलती है। प्रारंभ से ही वो प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता आया है अपने लाभ के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके ही वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो इसे प्रकृतिवाद की संज्ञा भी दी गई। तो विद्यार्थियों, इसके अलग अलग नाम है, एक है नियतिवाद, एक है निश्चयवाद, एक है प्रकृतिवाद। तो किसी भी नाम से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नियतिवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है, या प्रकृतिवाद के बारे में आप क्या समझते हैं आप, या निश्चयवाद के बारे में आप क्या समझते हैं। इनके नाम से ही स्थिति क्लियर है। नियतिवाद अर्थात जो फिक्स हो, निश्चित हो, या निश्चयवाद अर्थात जो पहले से ही निश्चित हो। और निश्चित क्या होता है? जो प्रकृति के रूल हैं वो निश्चित होते हैं। प्रकृति के बनाए गए नियम, प्रकृति के तत्व वो बिल्कुल निश्चित होते हैं। सूर्य अपनी सटीक दिशा से निकलता है और एक निर्धारित दिशा में जितने भी उसके तत्व हैं, सौरमंडल के सदस्य हैं, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं, हम मिट्टी लें, विभिन्न प्रकार के चट्टानें लें, विभिन्न प्रकार के उच्चावच लें। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा या अपरदन चक्र के बारे में कि कोई भी भू आकार है, वो पहले उसका उत्थान होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है, और फिर उसका अपरदन क्रिया के माध्यम से उसका अंत भी हो जाता है। तो एक सर्कल के रूप में सारे के सारे तत्व निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तो प्रकृति के बनाए गए जो नियम हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, निश्चित हैं, इसीलिए इसको निश्चयवाद भी कहा गया है और प्रकृतिवाद भी कहा गया है, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव हमें हर जगह मानव पर या जैविक तत्वों पर देखने को मिलता है। विद्यार्थी, ये जो विचारधारा है ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में, अर्थात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये विचारधारा अस्तित्व में रही, प्रचलित रही। और ये विचारधारा की शुरुआत जर्मनी से हुई मानी जाती है। इस विचारधारा की शुरुआत जर्मनी में हुई ऐसा माना जाता है। तो इसको जर्मन स्कूल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें, अलग अलग नाम हो गए। नियतिवादी विचारधारा भी इसको कहा जाता है, निश्चयवादी विचारधारा भी इसको कहा जाता है, प्रकृतिवादी विचारधारा भी इसको कहा जाता है, जर्मनी विचारधारा या जर्मन स्कूल विचारधारा भी इसको कहा जाता है। और इसके जो प्रणेता रहे हैं, फ्रेडरिक रेडजेल नाम के जो विद्वान हैं, इसके प्रणेता रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल नाम के जर्मन भूगोलविद्ता इसके प्रणेता माने जाते हैं, अर्थात फादर ऑफ डिटरमिनिज्म, फादर ऑफ नियतिवाद, नियतिवाद का पिता या निश्चयवाद का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, जिसको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कह सकते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी फ्रेडरिक रेडजेल को ही माना जाता है। तो विद्यार्थियों, अब इस विचारधारा की बारी। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वप्रधान है, या लिखा है
कि इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वप्रधान है, अर्थात प्रकृति का जो रोल है अहम है, प्रमुख है, और प्रकृति के प्रभाव के कारण ही मानव में जातिगत एवं सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी तल पर जो विभिन्न प्रकार के मानव समुदाय पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के जातिगत समुदाय और उनकी अलग अलग संस्कृतियां जो पाई जाती है, उन पर प्रकृति के प्रभावों की अमिट छाप देखने को मिलती है, और यही निश्चयवाद माना जाता है या नियतिवाद माना जाता है कि प्रकृति ने हर क्षेत्र में मानव समुदायों पर या जैविक तत्वों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सिर्फ मानव की ही बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति ने समस्त जैविक तत्वों पर अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि वनस्पतियों के अलग अलग प्रकार जो हमें देखने को मिलते हैं वो प्रकृति के अलग अलग प्रभाव के कारण ही देखने को मिलते हैं, अलग अलग पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। तो जिस तरह से वनस्पतियों पर अपना प्रभाव दिखाती है प्रकृति, उसी तरह मानवीय स्वभाव पर भी अपना प्रभाव देखने को मिलता है। इसके मुख्य जो समर्थक हैं, नियतिवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, इन समर्थकों को जीवोक्रेट्स की संज्ञा दी जाती है। तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि नियतिवादी विचारधारा के समर्थकों को जीवोक्रेट्स कहा जाता है, और इसके मुख्य समर्थकों के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके फादर ऑफ डिटर्मिनिज्म या फादर ऑफ निश्चयवाद रेटजेल को माना जाता है। इसके अलावा जो इसके प्रमुख सपोर्टर रहे हैं वो रहे कार्ल रीटर, जो जर्मन विद्वानों में कार्ल रीटर इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था अर्डकुंडे नाम का, जिसमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की विस्तृत विवेचना की गई है। दूसरे प्रमुख इसके समर्थक रहे हैं हम्बोल्ट। ये हम्बोल्ट ने भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसको कहा जाता है कॉस्मोस, जर्मनी भाषा में था, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। इस कॉस्मोस ग्रंथ में भी मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों की विस्तृत विवेचना की गई है अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर। एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता रही है, लेकिन रेटजेल की शिष्या होने के कारण ये इसके विचारों से प्रभावित थी। ये वातावरण निश्चयवाद की प्रबल समर्थक में मानी जाती है, और इस कुमारी सैंपल के जो विचार हैं कि मानव प्रकृति का दास है, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वातावरण निश्चयवाद के बारे में, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि मानव की हैसियत प्रकृति के दास की तरह है, अर्थात मानव प्रकृति के सामने एक मोम के पुतले की तरह है। प्रकृति उसे जैसे चाहे अपने अनुसार ढाल लेती है। जिस तरह से एक पात्र में हम पानी भर देते हैं तो पानी उस पात्र का ही रूप ग्रहण कर लेता है, ऐसी स्थिति मानव की इसने बताई है कि मानव जिस भी वातावरण के बीच रहेगा तो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां या प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव उस मानव को अपने अनुसार पूरी तरह से ढाल देता है, इसलिए उसे प्रकृति का दास माना गया है। अन्य समर्थकों में है वारेनियस, फास्टर्स, डिमोलिन्स, हेकल, बकल, किरचॉफ आदि विद्वान अन्य प्रमुख समर्थकों में रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जहां अभी मैंने आप लोगों को कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार एक परिभाषा बताई, उन्होंने बताया कि मानव प्रकृति का दास है। तो नियतिवाद की जो विचारधारा का मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं तो वो हमें यही बताती है कि मानव प्रकृति का दास है, क्योंकि मानव प्रकृति के अधीन रहकर के ही प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है। वो वही काम कर सकता है जो प्रकृति उसे आज्ञा देती है, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकता। आगे कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने ही लिखा है कि भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इसकी पुस्तक है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1911 में इन्होंने लिखी थी, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। जान रहे हैं, एलन चर्चिल सैंपल ने एक पुस्तक लिखी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। उसमें इन्होंने लिखा है कि मनुष्य भूतल की उपज है, अर्थात जो मानव है इस भूतल की
इस पृथ्वी तल की उपज इसने मानव को माना है। एक हेकल नाम के विद्वान हुए हैं जिन्होंने वातावरण निश्चयवाद का समर्थन करते हुए लिखा है कि अपराध, हत्या, आत्महत्या, ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं ये समुद्री ज्वारभाटा एवं ऋतुओं की गति के अनुसार होते हैं। ध्यान रहे, हेकल ये लिखते हैं कि अपराध, हत्या, आत्महत्या ये क्रियाएं समुद्री ज्वारभाटा एवं ऋतुओं की गति के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, अर्थात मौसम के प्रभाव के कारण, या यूं कह लें कि प्रकृति के प्रभाव के कारण या पर्यावरणीय तत्वों के प्रभाव के कारण ही अपराधों की प्रवृत्ति, हत्या या आत्महत्या की क्रियाएं संपन्न होती है। बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए प्राकृतिक परिवेश के साथ इनमें कमी या वृद्धि आती है। आगे ये बताते हैं कि और इंग्लैंड में विवाहों की संख्या का अनाज की मूल्य निर्धारिता से निश्चित संबंध होता है। हेकल ने यह अपनी धारणा ब्रिटेन के संदर्भ में दी थी, इंग्लैंड के संदर्भ में दी थी। उसने वहां का अध्ययन करके ये बताया कि बदलते हुए मौसम के अनुसार उस क्षेत्र में हत्या, आत्महत्या या आपराधिक प्रवृत्तियां घटती और बढ़ती है। जैसे हम भी देखते हैं कि यहां पर जैसे गर्मी का मौसम आता है तो वहां पर एक्सीडेंट या अन्य आपराधिक प्रवृत्तियां, चोरी, डकैती, बलात्कार, एक्सीडेंट, इस तरह की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो जाती है गर्मी के दिनों में। लेकिन जब शीत ऋतु आती है तो इनकी संख्या में कमी आ जाती है। उसका कारण होता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जो गर्म मौसम होता है उससे मनुष्य का जो दिमाग है अधिक देर तक ज्यादा गर्मी में रहने के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है, झुंझुलाहट उसमें पैदा होती है और उसके कारण वो अपराध कर बैठता है। और यही स्थिति होती है कि उस झुंझुलाहट में वो वाहन तेज गति से चलाता है और एक्सीडेंटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और अपना विवेक खो देने के कारण वो आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ भी अग्रसर होता है। तो यही बात इसने भी बताई है कि ब्रिटेन में भी यही बात लागू होती है कि वहां के बदलते हुए मौसम का प्रभाव वहां के अपराधों की प्रवृत्ति, हत्या और आत्महत्या जैसी क्रियाओं में देखने को मिलता है। और इंग्लैंड में विवाहों की संख्या का अनाज के मूल्य निर्धारिता से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। ये फैक्ट आज हम अपने क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि जब जब किसान के खेतों में पैदावार अधिक होती है और उसे अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल जाता है तो उस समय विवाहों की संख्या बढ़ जाती है। वो अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं और सावे अधिक मात्रा में होते हैं। जो सामूहिक विवाह होते हैं, अत्यधिक मात्रा में जो शादी समारोह का सीजन होता है वो स्थानीय भाषा में उनको सावा कहा जाता है। तो जब गेहूं की फसल का मूल्य अच्छा मिलता है तो सावे अधिक होते हैं। तो ये हेकल महोदय का मानना है जो सभी क्षेत्रों में लागू होता है। एक अन्य विद्वान हुए हैं जीन बोदिन नाम के। इस जीन बोदिन ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह लिखा है कि उत्तरी क्षेत्रों के लोग पशुवत क्रूर, जो उत्तरी क्षेत्र होते हैं अर्थात ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहां निवास करने वाले लोग पशु की तरह क्रूर होते हैं तथा उत्साही होते हैं। उत्साही होते हैं, शीघ्रता से, मन से काम करने वाले, बड़े जोश के साथ काम करने वाले होते हैं। जबकि दक्षिण वाले अर्थात गर्म प्रदेशों के निवासी प्रतिरोधी होते हैं, विरोध करने वाले, चालाक होते हैं, कुटिल होते हैं, परंतु सच को झूठ से पृथक करने वाले होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। ध्यान रखें, विरोध करने वाले हैं, चालाक हैं, कुटिल हैं और सच बोलने वाले हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि शीतोष्ण प्रदेशों के निवासी, ऊपर शीत और उष्ण के बारे में दिया हुआ है कि शीत प्रदेशों के निवासी पशुवत क्रूर और उत्साही होते हैं, जबकि उष्ण प्रदेशों के निवासी अर्थात दक्षिणी प्रदेशों के निवासी प्रतिरोधी होते हैं, चालाक होते हैं, कुटिल होते हैं, परंतु सच को झूठ से पृथक करने वाले होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि शीतोष्ण प्रदेशों के निवासी उत्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान। ध्यान दें कि शीतोष्ण प्रदेशों के निवासी उत्तर के लोगों की अपेक्षा अर्थात बिल्कुल ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और दक्षिण के लोगों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। उत्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और दक्षिण के लोगों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। तो अब ये जो शीतोष्ण प्रदेश जो आया, यहां पर निवास करने वाले लोग बुद्धिमान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि शीतोष्ण प्रदेशों के निवासी बुद्धिमान भी बताए हैं और शक्तिशाली भी बताए हैं। यही कारण है कि जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे शीतोष्ण प्रदेशों में हैं। अर्थात मानव के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर क्षेत्र की हम बात करें तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। मानव के विकास की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे सुटेबल क्षेत्र कौन सा हुआ? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अत्यधिक ठंडी जलवायु भी उसके लिए अनुकूल है और अत्यधिक उष्ण जलवायु भी उसके लिए अनुकूल है। लेकिन जो बीच शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो मानव के बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल मानी गई है। यही कारण है कि विश्व के जितने भी विकसित देशों को हम देखते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। जितने भी विकास हुए हैं, तकनीकी विकास, वो सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेंगे। और एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं कि जितने भी ओलंपिक में पदक जीते जाते हैं उसका पिछले 100 साल का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 95% ओलंपिक पदक विजेता इसी शीतोष्ण प्रदेशीय कटिबंध के निवासी होंगे। ये रिसर्च में सामने आया है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये यहां की जलवायु का प्रभाव, यहां के वातावरण का प्रभाव, यहां के मानव की एक्टिविटी पर, यहां की शारीरिक क्षमता पर, यहां के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। आगे यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटिस लिखते हैं। यूनानी विद्वान हिप्पोक्रेटिस नाम के यूनानी विद्वान हुए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी वायु, जल और स्थान। वायु, जल और स्थान नाम की पुस्तक में इन्होंने लिखा कि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। हिप्पोक्रेटिस लिखते हैं कि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं जबकि यूरोप के निवासी कठिन परिश्रमी होते हैं क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठोर वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात ये निश्चयवादी विचारधारा ये बताती है कि जो व्यक्ति जितने अधिक कठोर वातावरण से संघर्ष करता रहेगा वो उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने मानव के सामने कठिनाइयां इसलिए उपस्थित की है कि वो उन कठिनाइयों से लड़कर के अपना बौद्धिक विकास भी कर सके और अपना शारीरिक विकास भी कर सके। तो विद्यार्थियों, ये प्रकृति के प्रभाव की जो कहानियां है, ये प्रकृति के प्रभाव के बारे में जो अलग अलग विद्वानों ने बताया है, जो कहानियां हम प्रकृति के प्रभाव की बचपन से सुनते हुए आए हैं, वो सारी बातें नियतिवाद को प्रबल समर्थन प्रदान करती है या निश्चयवाद को प्रबल समर्थन प्रदान करती है। ये बताती है कि मानव प्रकृति का दास रहा है, प्रकृति का जो शिशु रहा है या भूतल की उपज रहा है। लेकिन आगे जाकर के 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस विचारधारा का जो समर्थन है वो कम होने लगा और एक नई विचारधारा भी सामने आने लगी। वो जो नई विचारधारा थी वो विचारधारा कहलाई संभववादी विचारधारा। ध्यान रहे, पहले जो प्रारंभिक विचारधारा थी नियतिवादी विचारधारा थी। इसके बाद इसके 100-150 साल तक इसको समर्थन मिला। उसके बाद नई विचारधारा पनपी और नई विचारधारा सामने आई जिसको संभववादी विचारधारा कहा गया। अर्थात इस विचारधारा में सब कुछ संभव है। यहां तक आते आते मानव ने बौद्धिक और तकनीकी विकास या तकनीकी उन्नति हासिल कर ली थी। अर्थात जब प्रारंभ में मानव सूरज और चांद सितारों को सिर्फ जमीन पर लेटे हुए देखता था या उसका आनंद दूर से उन्हें देख करके लिया करता था, अब तक मानव ने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो चांद पर भी पहुंच चुका था, अन्य ग्रहों पर भी उसने अपनी पहुंच बना ली थी, वायुयान या अन्य ऐसे उपकरणों का तकनीकी विकास कर लिया था कि वो हवा में उड़ सकता था, या नहरी सिस्टम उसने डेवलप कर लिया। अर्थात कई सारे ऐसी खोजें, ऐसे तकनीकी विकास उसने कर लिए जो प्रकृति को चैलेंज देने वाले थे। अर्थात मानव ने यह मान लिया कि मानव के लिए सब कुछ संभव है, वो प्रकृति में या पर्यावरण के तत्वों में परिवर्तन ला सकता है। तो ऐसे विचारकों का या ऐसे भूगोलवेत्ताओं का या ऐसे विद्वानों का एक समूह फ्रांस में जन्म ले रहा था। इसलिए इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा कहा जाता है।